तो आज पुनः क्लास 10 कक्षा 10 के स्टूडेंट विद्यार्थी भैया बहन ध्यान दें। इस प्रकार से आज क्लास 10 है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के विद्यार्थी ध्यान दें। जो आज आपके सामने आपके विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विषय सामग्री प्रस्तुत की जा रही है, जैसा कि पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में संबंधित पाठ के अंतर्गत जो कुछ पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया, उसी पाठ से संबंधित आगे हम अगली हेडिंग विषय वस्तु के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्याय चैप्टर 13 के अंतर्गत सरकार के अंग। जैसा कि मालूम है, हम प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली के अंतर्गत जो हमारा ये मुख्य लेसन है, चैप्टर है, उसके अंतर्गत तीसरे आज पीरियड वीडियो क्रम के रूप में पार्ट 3 के अंतर्गत सरकार के अंग या भाग किस प्रकार से हमारी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार गठन की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख अंग जिसे हम सरकार के अंग के रूप में जानते हैं। तो क्रमशः देख सकते हैं, सामने लिखकर भी दिखाया गया है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 प्रमुख अंग हैं। ये 3 प्रमुख अंग हैं। यही तीनों अंग मिलकर सरकार कहलाते हैं, यानी सरकार संचालन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर प्रजातांत्रिक सरकार के अंतर्गत 3 भागों में व्यवस्था की है। तीनों अंग मिलकर ही सरकार चलाने की व्यवस्था करते हैं और यही तीनों अंग सरकार कहलाते हैं। जिस प्रकार से क्रमशः 3 भाग दिखाए गए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही तीनों अंग मिलकर सरकार कहलाते हैं। सबकी आपस में सहभागिता होती है। ऐसी हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है और इसी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है, संचालन होता है और सरकार जो है अपना शासन पूरे देश पर करती है। तो इसी व्यवस्था को हमें जानना है, पढ़ना है, समझना है, ताकि हम अपने भारतीय प्रजातंत्र की लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था या रचना कैसे होती है, ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी जानना आवश्यक है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर के रूप में जो बताया गया है, तो ऐसी जानकारी रखना, पढ़ना, जानना आवश्यक है, ताकि इससे संबंधित अधिक से अधिक जानकारी रखकर आप अपने परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो हैं सही ढंग से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था जो है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही बनाई गई है। इसी व्यवस्था के साथ, इसी नियम कानून के साथ सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है और यही तीनों अंग मिलकर आपस में सरकार चलाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आगे इन तीनों भागों का आगे हेडिंग टॉपिक आएंगे। क्रमशः अब ध्यान दें, क्रमशः अब हम विषय वस्तु टॉपिक के हेडिंग के अंतर्गत सबसे पहले व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे, फिर कार्यपालिका का, फिर न्यायपालिका का। संक्षिप्त रूप में यह पूर्व मालूम होना चाहिए कि व्यवस्थापिका जो है
ये वास्तविक रूप से कानून बनाने का कार्य करती है। देश को चलाने के लिए जो आवश्यक शक्ति के रूप में जो कानून निर्धारित होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्थापिका जो है कानून बनाने का कार्य करती है। इसे विधायी शक्ति भी प्राप्त है और व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का क्रियान्वयन कार्यपालिका करती है। और उसके बाद न्यायपालिका जो है किसी भी प्रकार के यदि कोई गलत कार्य होते हैं या सरकार समाज के बीच में या वैसे वातावरण निर्मित होता है जिससे कि सरकार या समाज को, देश की जनता को कोई परेशानी जाती है, समस्या आती है, तो उसका समाधान और निर्णय जो है न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना। इसीलिए संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका को माना गया है। न्यायपालिका ही संविधान की रक्षक है, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों की रक्षक है। इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है रखा गया है। अब आगे क्रम में, जैसा कि हमारी पाठ की विषय वस्तु हेडिंग टॉपिक है, उसके अंतर्गत अब देखें व्यवस्थापिका के कार्य। व्यवस्थापिका के कार्य, तो ये सामने पहले से कुछ जो निर्धारित कार्य हैं व्यवस्थापिका के आपके सामने ये लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, लिख के बताया गया है। अब हम इन कार्यों को, व्यवस्थापिका के जो ये महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, विवेचना करके जानने समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी ध्यान से सुन समझ कर इसे अपने आप में आत्मसात करें ताकि जो हमारी हेडिंग टॉपिक है आप अच्छे ढंग से समझ पाएं। तो नंबर 1 व्यवस्थापिका के कार्य भी नंबर 1 कानून का निर्माण। व्यवस्थापिका का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि वह देश के संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण का कार्य कर सकती है। उसे यह अधिकार और शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुरूप इसकी व्यवस्था की गई है। नंबर 2 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की भी प्रक्रिया, जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है, आ चुकी है लगभग, फिर भी हमारे व्यवस्थापिका के कार्य के रूप में हम समझ सकते हैं संशोधन की प्रक्रिया। यदि आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर यदि सरकार को ऐसा लगता है कि देश के अंदर देश काल परिस्थिति वातावरण ऐसा विद्यमान है कि कोई भी कानून बनाने की आवश्यकता यदि पड़ती है तो यह अधिकार जो है व्यवस्थापिका को दिया गया है। या किसी धारानुच्छेद पर के अंतर्गत कोई बात जोड़नी है या हटानी है या संशोधन करना है तो व्यवस्थापिका को यह कार्य सौंपा गया है। तो इस प्रकार के हमारे संविधान के अंदर भारत सरकार के द्वारा व्यवस्थापिका के माध्यम से कई संशोधन हो भी चुके हैं। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन का जो अधिकार है ये प्राप्त है व्यवस्थापिका को। अगले क्रम में प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य, व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। अर्थात कार्यपालिका बनाम राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री होते हैं, पर वास्तव में कार्यपालिका को भी अपने नियंत्रण में रखने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी व्यवस्थापिका के दिशा निर्देश पर ही कार्यपालिका कार्य करती है, अपना सुझाव देती है, सलाह मशविरा करती है। तो इस प्रकार से एक प्रशासनिक शासन चलाने की स्थिति के रूप में यदि देखा जाए तो वास्तव में हमारे देश के अंदर कार्यपालिका से कहीं ज्यादा व्यवस्थापिका जो है ताकतवर समझ में आती है। ऐसी व्याख्या
की गई है, ऐसा कार्यों के अध्ययन करने से प्रतीत होता है। अगला कार्य है राज्य शासन की नीतियों का निर्धारण। राज्य शासन की नीतियों का निर्धारण राज्य को दिशा निर्देश नीति निर्धारण कोई आवश्यकता पड़ने पर यदि राज्य सरकारों को कानून या सहयोग की आवश्यकता होती है तो केंद्र सरकार जो है राज्य शासन की नीतियों का निर्धारण कर सकती है, उचित सलाह दे सकती है। ऐसी व्यवस्था व्यवस्थापिका के अंतर्गत इन मुख्य कार्यों में आती है। इसी प्रकार अगला वित्त संबंधी कार्य यानी धन संबंधी वित्त संबंधी कार्य सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय आदि के हिसाब से कर लगाने का, टैक्स लगाकर आय अर्जित करने का अधिकार है। शासन के अंतर्गत व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी नियम निर्देश वित्त संबंधी जारी होते हैं उनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। वित्त मंत्रालय जो केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री है, वो प्रधानमंत्री के अधीनस्थ देश की धन संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, हिसाब किताब रखता है, ब्यौरा बजट आदि प्रस्तुत करता है। आगे विचार विमर्श का कार्य। विचार विमर्श का कार्य सदन में प्रस्तुत विषयों और विविध समस्याओं पर समग्र दृष्टिकोण सदस्यों द्वारा चर्चा के पश्चात कानून बनाने की प्रक्रिया के साथ संबंधित पक्ष जो है विस्तार से चर्चा कर ली जाती है, यानी विचार विमर्श। व्यवस्थापिका जो है तीनों अंगों के साथ मिलकर और यहाँ तक की आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकारों के भी मुखिया को बुलाकर केंद्र और राज्य की आपसी सहमति से व्यवस्थापिका जो है विचार विमर्श करके किसी भी विषय विभाग के अंदर कोई भी निर्णय ले सकती है और इस प्रकार से व्यवस्थापिका को समर्थन प्राप्त होने पर अपना निर्णय या कोई विचार विमर्श के बाद जो कोई बात निकल कर आती है तो उसका क्रियान्वयन जो है देश के अनुकूल कर सकती है। तो इस प्रकार से ये क्रमशः जो व्यवस्थापिका के कार्य हैं लिखे हुए और उनकी व्याख्या सरल शब्दों में करके हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप इनका प्रश्नानुसार यदि प्रश्न बनता है विधायक व्यवस्थापिका के कार्यों का वर्णन कीजिए तो इस प्रकार से जानकर, पढ़कर, समझकर उनका वर्णन हेडिंग टाइपों का कर सकें। यही उद्देश्य है कि हम इनको अपने शब्दों में किस प्रकार समझकर जाने, यही हमारा बताने का उद्देश्य है। तो अगले कार्य के रूप में न्यायिक कार्य यानी न्याय संबंधी। कई देशों में व्यवस्थापिका न्याय संबंधी कार्य भी करती है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका ही महाभियोग के द्वारा पद से हटा सकती है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग के निर्णय व्यवस्थापिका ही करती है। तो इस प्रकार से न्यायिक कार्यों के अंतर्गत भी व्यवस्थापिका को देश के अंदर सर्वोच्च संस्थाओं के अंदर बैठे हुए नियुक्त अधिकारियों को व्यवस्थाओं के अंदर क्या कर सकती है, महाभियोग या किसी भी प्रकार के कारण आरोपित होने पर उन्हें पद से हटाने की भी प्रक्रिया कर सकती है। तो न्यायिक कार्य भी व्यवस्थापिका को प्राप्त है। व्यवस्थापिका के अंदर और जब आगे अध्ययन आएगा हम करेंगे चर्चा किस प्रकार से व्यवस्थापिका के अंदर संसद और सदन होते हैं और बहुमत प्राप्त होने पर कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय व्यवस्थापिका ले सकती है। आगे के क्रम में हालांकि हम उसका अध्ययन करेंगे। फिर आगे समिति आयोगों का गठन। समिति आयोगों का गठन जिन विषयों पर बारीकी से विचार करने की आवश्यकता होती है तो उसके अंतर्गत समय समय पर विभागीय मंत्रालय आदि के माध्यम से भी विभागीय छोटी बड़ी समितियों का गठन जो है
किया जाता है, इसके अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, आयोग बनाए जाते हैं, जैसे योजना आयोग जो देश की प्लानिंग का योजना करता है। तो इस प्रकार के कई आयोगों का गठन जो है सरकार के विभागों मंत्रालयों के अनुरूप जो है इनकी व्यवस्था की जाती है। और व्यवस्थापिका यानी सरकार ऐसे आयोगों का गठन करके उनसे संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति भी करती है और वो सरकार का सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्रमशः विदेश नीति पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका अनेक देशों में व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना किसी भी देश से कोई समझौता, संधि आदि लागू नहीं किए जा सकते। कई देशों में दूसरे देशों से युद्ध करने के लिए व्यवस्थापिका की अनुमति, स्वीकृति होनी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से विदेश नीति का जो निर्धारण है, नियंत्रण है, रूपरेखा है, उसका भी कार्य व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि जो सत्ता पक्ष है, आगे पढ़ेंगे भी, जो सत्ता पक्ष है वास्तविक कार्य करने की जो व्यवस्था के रूप में सरकार का कार्य है वो व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्थापिका को सबसे ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं, क्योंकि वास्तव में व्यवस्थापिका ही वास्तविक कार्यपालिका के रूप में देश का शासन करती है। अब आगे निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन यानी चुनाव, इलेक्शन। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद, विधानसभाओं के सदस्यों आदि के द्वारा किया जाता है। अनेक देशों में व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्य करती है, पर हमारे यहाँ भारत देश में संवैधानिक व्यवस्था के अंदर भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, संसद के सदस्य, विधानमंडल, विधान परिषदों के सदस्य आदि अपना मत देकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार से निर्वाचन संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं और व्यवस्थापिका ही निर्वाचन का व्यवस्था का संचालन करती है। हालांकि पूरे देश में केंद्र या राज्य के या स्थानीय निकायों आदि के चुनाव कराने के लिए हमारे भारत सरकार के अंदर निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया है, इलेक्शन कमीशन का। इसका काम है जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है या कार्य अवधि पूरी होती है शासन की, सरकार की, तो निर्वाचन आयोग जो है चुनाव आयोजित कराने का कार्य करता है और उस पर व्यवस्थापिका का पूरा नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से आज विद्यार्थियों, हम आज सरकार के अंगों के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और इसके बाद कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के साथ व्यवस्थापिका के अध्ययन के रूप में हम अब क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। यानी सरकार के 3 अंग और फिर तीनों अंगों का अपनी विषय वस्तु के आधार पर जो अध्ययन आया है उस क्रम से हम आगे अब अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में जैसा कि आज व्यवस्थापिका के कार्यों का वर्णन जो है आपके सामने किया गया कि किस प्रकार से व्यवस्थापिका अपना कार्य सरकार संचालन के रूप में करती है। अब आगे इसी के अंतर्गत आगे हम अध्ययन करेंगे भारतीय संसद यानी समझ लें व्यवस्थापिका के अंदर ही व्यवस्थापिका बनाम संसद, व्यवस्थापिका बनाम संसद, और इसके अंतर्गत 2 सदन, लोकसभा। ये अतिरिक्त जानकारी अध्ययन के रूप में बता रहे हैं, आगे इसी क्रम से इनका अध्ययन भी आएगा। तो संसद के अंदर 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति, जैसा कि पिछले वीडियो क्लासेज में इनके बारे में बताया गया था कि क्या क्या आता है। तो कार्यपालिका राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री और साथ में प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद ये भी शामिल किए जाते हैं कार्यपालिका के अंदर। ठीक है, ये इनका आगे जब क्रमशः पढ़ेंगे तो इनको हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और न्यायपालिका के अंदर जो है वही सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की सबसे बड़ी अदालत न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार से ये लिखने का आशय ये अभी हुआ कि हम व्यवस्थापिका कार्यपालिका के अंतर्गत जो संचालन है, संधारण है, निर्धारण है किस रूप से होता है, तो आप जानने लगे, क्योंकि अब इसी को आगे हम अध्ययन में लेंगे। जैसे व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही जो अगली हेडिंग टॉपिक है भारतीय संसद, तो यानी संसद कहाँ से? व्यवस्थापिका से, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन हैं, इन दोनों सदनों को मिलाकर संसद बनती है और संसद के सदस्यों को सांसद कहते हैं। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद। इसी प्रकार कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। अब यहाँ देखें, व्यवस्थापिका से ही सरकार मुख्य रूप से बनती है। फिर इसके बाद न्यायपालिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय आती है, जो पूरे देश की न्यायालयों का नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार से ये पूरा समग्र विवेचना जो है आपके सामने की गई, जो अपने संबंधित पाठ के अंतर्गत प्रमुख हेडिंग टॉपिक का एक भाग है। अब आगे हम अगले क्लासेज वीडियो के अंदर भारतीय संसद के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थियों से भी अपेक्षा है कि हमारे द्वारा जो दी जाने वाली आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी है, विषय वस्तु पाठ्यक्रम के संबंधित, उसे अच्छे ढंग से देखते चलें, समझते चलें, ताकि हमारा जो चैनल है, इस चैनल की लोकप्रियता आपके लिए बढ़ सके और आप अच्छा विषय वस्तु का ज्ञानार्जन कर पाएं। यही हमारी अपेक्षा है, ताकि अधिक से अधिक आप विषय वस्तु का लाभ उठा सकें।